चलो देखते हैं। देखो अगले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, ध्यान से देखना। अगले वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि भैया क्या है हमारा जो हरित लवक होता है, ध्यान से देखना। हरित लवक होता है ये आपका द्विस्तरीय होता है, मतलब दो परतों में बाहर की तरफ झिल्ली होती है, ठीक है। और इसके बीच में जो आपका द्रव भरा रहता है, इसको हम लोग क्या कह दिए थे, स्ट्रोमा, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट प्रकाश संश्लेषण बोर्ड पेपर की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, ध्यान देना। इसलिए आप एकदम क्लियरली ध्यान से स्पष्ट समझना क्या बातें आपको बताया जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें जो द्रव भरा होता है इसको हमने कह दिया था स्ट्रोमा, ये सब आपको बता दिए थे। अब इसमें एक छल्ले जैसी संरचना आपको दिखाई देती थी, ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया था, ग्रेना कह दिया था, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते थे, ग्रेना, ठीक है। जो छल्ले जैसी आकृति है जिसमें जल जो भरा रहता है स्ट्रोमा, इसको हम क्या कहते थे, स्ट्रोमा, ठीक है। क्लियर हुआ बात, इतना आपको समझा दिए थे। अब हम आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो घटना होगी, ठीक, पहले बात को समझो। प्रकाश संश्लेषण की जो घटना होगी ये कितने चरणों में होती है, इसमें आपका होगा दो चरण, एक प्रकाशीय क्रिया होगा और एक अप्रकाशीय क्रिया होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देख लो इस पर क्या लिखा गया, प्रकाशीय क्रिया, ठीक है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हील, ठीक है। रॉबर्ट हील एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, ग्रेना में जो अपक्रिया होती है, ठीक है, ग्रेना में जो अपक्रिया होती है उसका अध्ययन किया। और इसमें जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा इस अपक्रिया को पूर्ण होने में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका नाम पड़ा गया प्रकाशीय अपक्रिया। और कहीं कहीं आपको मिलेगा हील अपक्रिया से क्या तात्पर्य है, तो क्या रॉबर्ट हील ने इसको सर्वप्रथम क्या इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसको हील अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। मेनली इसको प्रकाशीय अपक्रिया कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह अपक्रिया कब पूर्ण होगी, प्रकाश की उपस्थिति में ही पूर्ण होगी, इसलिए ये क्या होगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, क्या प्रकाशीय अपक्रिया या हील अपक्रिया का अध्ययन किसने किया, रॉबर्ट हील, ठीक है। अब प्रकाशीय अपक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, ग्रेना में, ठीक। या तो आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया कि आपका पत्तियों में वह कौन सी अपक्रिया है जिसको पूर्ण होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या भैया ग्रेना में जो अपक्रिया होगी उसको पूर्ण होने के लिए क्या होगा, प्रकाश की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है, ठीक, क्लियर हुआ। दूसरा क्या होता है, अप्रकाशीय अपक्रिया। अब इसका अध्ययन किसने किया था, ब्लैकमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका अध्ययन सर्वप्रथम किया था, ठीक है। तो ये आपका हरित लवक में कहाँ होता है, स्ट्रोमा में अपक्रिया होती है, ठीक है। अब स्ट्रोमा में जो अपक्रिया होती है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको कहा जाता है अप्रकाशीय अपक्रिया, इसीलिए क्या कहते हैं, अप्रकाशीय अपक्रिया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में क्या होता है, आपकी दो चरणों में अपक्रिया पूरा होता है, प्रकाशीय अपक्रिया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय अपक्रिया को हम क्या कह देंगे, हील अपक्रिया। पेपर में ध्यान देना, इसका सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट हील ने किया था, कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। और अप्रकाशीय अपक्रिया कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है, इसका अध्ययन किसने किया, ब्लैकमैन। अब जब ब्लैकमैन ने अध्ययन किया तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है, ब्लैकमैन अपक्रिया, ठीक है। अब इसका एक नाम और याद रखना, क्या, ब्लैकमैन अपक्रिया को C3 चक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक, इसको ध्यान देना, ठीक। अप्रकाशीय क्रिया कितना नाम होगा, अप्रकाशीय क्रिया, क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। इसको सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, ब्लैकमैन, इसलिए इसको ब्लैकमैन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक पॉइंट और याद रखना, इसको C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या आप वीडियो को रोक कर इसको लिख लो ध्यान से, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हम लोगों का क्या टॉपिक मिला, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट आप समझना यहाँ से, क्योंकि कंपटीशन लेवल में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और आपका कम्पिटेटिव लेवल हो गया और बोर्ड पेपर से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना। क्या भैया, सुनो ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं, देखो जैसे आप बातों को समझो, देखो जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए क्या क्या रहना चाहिए, हर चीज अवेलेबल, आपके पास आग रहना चाहिए, बर्तन रहना चाहिए, जो बनाना है वो रहना चाहिए, ठीक है, ये सब
काफी चीजें अवेलेबल रहेगी तभी भोजन बनेगा। ऐसे ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की घटना में क्या क्या आवश्यक पदार्थ होगा या कितनी अवस्थाएं होंगी जिसको प्रकाश संश्लेषण होने के लिए ये जरूरी होगा। ठीक है, वही आपको पढ़ाने वाले। क्या, सुनो दोबारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए क्या क्या जरूरी होगा। पहला तो प्रकाश ही चाहिए। ठीक है, बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। पहला क्या होगा, प्रकाश ही हमारा होगा। ठीक है, अब सुनो क्या हो गया, प्रकाश अगर रहेगा तभी आपका क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की घटना होगी निश्चित रूप से। क्लियर हुआ, तो प्रकाश होना चाहिए, पहली पॉइंट। दूसरा, पड़हरिम होना चाहिए, बिना पड़हरिम के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। क्लियर है, पड़हरिम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रकाश। ठीक है, और अगला होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला क्या हो जाए, तापमान आपका निश्चित होना चाहिए। देखो किस तापमान पर भोजन बनता है, देखो टेम्परेचर कितना हो जाए, 10 से 35 तक होना चाहिए। इसके बीच में अगर टेम्परेचर रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण का दर जो होता है, मतलब भोजन जो पेड़ पौधे का बनेगा वो अच्छा भोजन बनेगा। ठीक है, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो भोजन भी अच्छा बनेगा। क्लियर है, तो भोजन अच्छा बनेगा, उनका वृद्धि विकास भी अच्छे से होगा। क्लियर हो रही बात। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं क्या, प्रकाश चाहिए, पड़हरिम चाहिए। ठीक है, तापमान कितना होना चाहिए, 10 से कितना, 10 से 35 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। मतलब क्या, मिला जुलाकर पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, पड़हरिम चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए, 10 से 35। अगर 35 ऊपर जाएगा तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, और 10 के नीचे जाएगा फिर भी कम हो। मतलब अधिक ठंडी में भोजन नहीं बना सकते, न ही अधिक गर्मी में भोजन अच्छे से बन सकता है। इसलिए इनको तापमान कीजिए 10 से 35 सेंटीग्रेड चाहिए भोजन। ठीक है, और इसके बाद जल चाहिए। ठीक है, और बिना जल के तो भोजन बनेगा नहीं, हम लोगों का भी भोजन तो बिना जल के नहीं बन पाता। ठीक है, तो जल तो चाहिए। ठीक है, तो अब जल जब चाहिए तो जल कहाँ से खींचता है, मृदा से। और जब मृदा से जल खींचेगा, मृदा के साथ क्या मिलेगा हमको, खनिज लवण मिलेगा। ठीक है, तो जल के साथ खनिज लवण भी मिल जाता है। या तो आप लिख सकते हो अगले पॉइंट में खनिज लवण, क्या लिख सकते हो, खनिज लवण। क्लियर हुआ बात, इतना मैटर आया समझ में, ध्यान से आप समझोगे, ये सब सरल टॉपिक है, बस आपके थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप मिला जुला के समझे रहोगे। आपका पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, इसको होने के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रकाश चाहिए, पड़हरिम चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान भी होना चाहिए 10 से 35। ये नहीं कि आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई बना सकता है भोजन। ठीक है, जीवन ही संभव नहीं। ठीक है, अब जल, जब जल के साथ क्या आएगा, खनिज लवण भी आएगा, क्योंकि मृदा के अंदर से खींचा जाता है। क्लियर हुआ, इतना बातें क्लियर हुई, स्पष्ट हुआ। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 2 चरणों में होता है, प्रकाशीय क्रिया, अप्रकाशीय क्रिया देख लिया। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना चीजें जरूरी होती ये हमने देख लिया भोजन बनाने की। क्लियर हुआ, आगे चले, देखो ध्यान से, क्लियर बातें हो गई इतना, चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना। देखो प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। ठीक है, महत्व का मतलब इम्पोर्टेंस, प्रकाश संश्लेषण अभी जो पौधे कर रहे हैं इसका हम लोगों को कुछ फायदा है कि नहीं ये भी देखना तो है। ठीक है, पता चला प्रकाश संश्लेषण फालतू में हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभी अगर बंद हो जाए पेड़ पौधे का तो जीवन पृथ्वी पर संभव ही नहीं है, एक बात जान लो। ठीक है, बिना प्रकाश संश्लेषण के कोई भी मानव हो गए, कोई भी जीव भी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्या है, सुन लो पहला पॉइंट, जो भी आपको भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, जो भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, पेड़ पौधे कर रहे हैं, वो बड़ वृद्धि विकास कर रहे हैं, वही तो हम लोग गेहूं चावल सब कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पौधे अपना खुद का भोजन बनाते हैं और उन्हीं का जो बीज होता है हम लोग खाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी आप कहोगे कि जो मांसाहारी वो तो जीवित रहेंगे, अरे मांसाहारी ठीक है कहाँ से जीवित रहेंगे, शाकाहारी को खाएंगे तभी तो मांसाहारी जीवित रहेंगे भैया। ठीक है, इसलिए संसार में जो भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो किससे हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण से ही प्राप्त हो रहा है। क्लियर हुआ, अब इसको लांग बनाना हो तो आप लिख ही लेंगे, भोज्य पदार्थ का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की घटना से ही संभव है। ठीक है, दूसरा ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, जो भी हमको ऊर्जा मिल रहा है
भोजन से ही तो मिल रहा है। अभी भोजन आप किसी को 2 दिन भोजन न दो, टहलने फिरने की क्षमता नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसलिए बात को समझो। क्या प्रकाश संश्लेषण की घटना से ही कोई भी पादप पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो वृद्धि विकास करते हैं, फल बनाते हैं, बीज बनाते हैं, इसी को हम लोग खाते हैं। और हम लोग जब उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी से क्या मिलता है, हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमको जब ऊर्जा प्राप्त होगी तभी तो भैया प्रकाश संश्लेषण का हमको फायदा दिखेगा। जब हमको फायदा दिखे तो वही हम फायदा ही पड़ रहे हैं। ठीक है, और वायुमंडल में गैसों का अनुपात जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना वायु शुद्ध होगा, उतना हम लोगों के लिए फायदा है। ठीक है, अभी देखो वायु प्रदूषण इतना तगड़ा बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण के कारण कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी तो भी हो रहे हैं। ठीक है, आदमी थोड़ा सा अगर ध्यान न दे, ठीक है, तो कैंसर से पीड़ित हो रहा है आदमी, बहुत तेजी से कैंसर बढ़ रहा है सब में। ठीक है, प्रदूषण के कारण ही तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, वायुमंडल में गैसों के अनुपात का नियंत्रण किससे होता है, प्रकाश संश्लेषण की घटना से ही, क्योंकि वो कार्बन को तो वही खींचते हैं, कार्बन के कारण तो प्रदूषण बढ़ता है। तो कार्बन को खींच कर वो अपना जितना ज्यादा वृक्ष रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, उतना ज्यादा वो कार्बन को एक्सेप्ट करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ऐसे वायुमंडल क्या होगा, तो इसलिए कहा जाता है ना, पेड़ पौधों को जितना अधिक लगाओगे उतना आपके लिए जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। ठीक है, अगला क्या हुआ, वायुमंडल को शुद्ध करने का काम कौन करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की घटना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने का काम कौन करता है भैया, प्रकाश संश्लेषण की घटना में। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देखो इस चैप्टर में आपका आधा चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, और आधे चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा, थोड़ा भी ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, लिखने का प्रयास किया करो। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा भी ध्यान देंगे, क्लियर स्पष्ट रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लो, जो 4 पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान दो। ठीक है, देखो हमने पहला पढ़ लिया। देखो अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे, पोषण के प्रकार। ठीक है, अब आपका ये दूसरा क्या होगा, विषम पोषी पोषण। ठीक है, विषम पोषी पोषण पहला क्या था, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हमने क्या देखा था, इसमें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें पेड़ पौधा हमने देख लिया, पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण देख लिया, और प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में होता है, इसका फायदा क्या है, सबने हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसको हम परपोषी कहते हैं, और वो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण। पोषण का मतलब हमने क्या बताया था, भोजन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया प्राणी संभोजी, वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं। ठीक है, चाहे वो जटिल के रूप में ग्रहण करेंगे, ठीक है, तो चाहे ठोस फॉर्म में होगा चाहे तरल फॉर्म में होगा, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी। ये सब क्या है, सब दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, अपना भोजन कोई इसमें से अपने आप से नहीं बनाता, दूसरे पर ही डिपेंडेंट, मतलब मिला जुला के आप कह लो स्वपोषी जीव जो अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो प्राणी संभोजी क्या हो गए, वे जीव जो अपना भोजन, ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, या तो वो ठोस होगा या तो तरल होगा। इसमें क्या हो जाएगा, मानव, ठीक है, मनुष्य आ जाएंगे, ठीक, शेर आ जाएगा, ठीक, बकरी आ जाएगी। क्लियर हुआ। ये सब तो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भोजन किस रूप में, या तो ठोस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, या तो तरल लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। दूध हो गया, जल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, तरल फॉर्म तो हुए। और ठोस रूप में चावल, गेहूं, ये सब रोटी जो खाते हैं, चावल दाल, ये सब क्या है, ठीक है, क्लियर हुआ, ठोस फॉर्म हो। क्लियर हुआ। दूसरा परजीवी, इसका मतलब ही देखो, पर का मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है। पर मतलब दूसरा, जीव मतलब दूसरे जीव पर। वे जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं और उनको बिना मारे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे खटमल हो गया, जोक, ठीक, खटमल जो होता है वो अपना शिकार नहीं करता, दूसरे जीव पर आश्रित होकर उनका जो ब्लड होता है उसको खींचकर वो अपना भोजन बना लेता है। जोक जो है दूसरे प्राणी पर मारने का काम नहीं करते, दूसरों पर आश्रित हो जाएंगे
और अपना वहां से क्या कर लेते हैं, भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जोक और खटमल, इसका देखो उदाहरण आप ध्यान देना, ठीक है। और तो परिभाषा तो इसके आपका क्लियर हो जाएगा। मृतोपजीवी, देखो मृतोपजीवी का मतलब हुआ ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना, जो जीवाणु कवक ये सब हैं, ये सब बड़े भले बीमारी फैलाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, वायुमंडल की सफाई भी तो करते हैं, ठीक। इसलिए सब जीवों को रहना वायुमंडल में जरूरी होता है, ठीक है। अब ये है कि जीवाणु कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ फायदेमंद होते हैं। अब जो हानिकारक है वो तो भाई अलग बात है, लेकिन ये क्या हो गया, मृतोपजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी, ठीक है। मृतोपजीवी में आ जाएगा कवक हो गया, जीवाणु हो गया, इष्ट भी एक होता है, ठीक है। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। क्लियर हुआ। अब सुनो, अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा प्रकाश संश्लेषण। ये तो भाई छोटा मोटा परिभाषाएं है, एक बार ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि आप जो सरल चीजें पाते हो वही रट रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो सरल चीजें हैं उस पर एक बार आप फोकस कर लो, याद हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दें। एक प्रकाश संश्लेषण इम्पोर्टेंट था, आपको हमने बता दिया, वो अच्छे से आप तैयार रखो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सुनो ध्यान से। दूसरा आपका क्या इम्पोर्टेंट होगा, मानव में पोषण। अब इसको पूरा विधिवत पढ़ना है, ठीक है। आपको भले लॉन्ग वीडियो जाएगा, लेकिन आपको पूरा विधिवत पढ़ाएंगे। मानव में पोषण होता कैसे, भोजन जैसे हमने खा लिया, ठीक है, हमने भोजन क्या किया, भोजन ग्रहण किया। अब ये भोजन जैसे ही मुख में जाए वहां से क्या प्रोसेस होगा, और लास्ट तक जब तक आप उसका उत्सर्जन नहीं करते तब तक क्या प्रोसेस होगा, भोजन कहाँ जाएगा, कैसे पचेगा, सब चीजें एक तरफ से देखेंगे। अंगों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा अंग भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं, क्या क्या किसकी उपयोगिता है, सबको A to Z देखना है, ठीक है। अभी इतना बातें क्लियर हो जाए तो अगले वीडियो में आपको हम क्या बताएंगे, मानव में पोषण होता कैसे। इतना क्लियर हुआ ना, चलो।